जब मैं 10 साल का था मेरे पापा अचानक दुनिया छोड़ गए। लॉयर ने सीधा सवाल पूछा, तुम अपनी माँ के साथ रहना चाहते हो या तुम्हारे पापा जो $200 मिलियन छोड़कर गए हैं वो लेना चाहते हो? पिछली जिंदगी में मैंने बिना सोचे माँ को चुना था। रोते हुए उनसे चिपक गया था। मुझे लगा था माँ ही मेरी दुनिया है, लेकिन वही मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। पापा की डेथ कॉम्पेंसेशन मिलते ही मेरी माँ ने तुरंत पड़ोसी वोंग से शादी कर ली, सॉरी अंकल शाओ से। और उस दिन के बाद मैं उनकी जिंदगी का बेटा नहीं बोझ बन गया। आखिर में मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते करते मर गया, सिर्फ 28 साल की उम्र में। जब अपनी पूरी जिंदगी को पलट कर देखा तो समझ आया मैं शुरू से एंड तक बस एक बेवकूफ था। और अब किस्मत ने मुझे दोबारा वही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मेरे सामने खड़ी वो औरत आंसुओं में डूबी हुई एक्टिंग कर रही है। तुम्हारे पापा हमें छोड़कर कैसे चले गए, अब हम माँ बेटे का क्या होगा? वो इतना जोर जोर से रो रही थी जैसे डेली सोप का लास्ट एपिसोड चल रहा हो। अगर कोई पकड़ना रहा होता तो शायद वहीं फ्लोर पे स्लो मोशन में गिर जाती। पिछली बार मैं उसके ड्रामा में फंस गया था। मुझे लगा था वो सच में टूट चुकी है। मैंने उसके पैर पकड़ लिए थे और रोता हुआ बोला था, मुझे माँ के साथ रहना है। फिर क्या हुआ? पापा की लाश की राख भी ठंडी नहीं हुई थी और 3 महीने के अंदर अंदर अंकल शाओ हमारे घर शिफ्ट हो गया। पापा के बेड पर वो सो रहा था। पापा के पैसे से वो और मेरी माँ शॉपिंग, पार्टी और मजे कर रहे थे और मैं घर का अनवांटेड अपडेट बन चुका था। अंकल शाओ का एक बेटा था, लियोन, मुझसे 2 साल बड़ा। वो मुझे ऐसे ट्रीट करता था जैसे मैं घर का फ्री का वायरस हूँ। माँ उसे खुश करने के लिए मुझे डांटती, मारती, इग्नोर करती। पापा जो पैसे मेरे फ्यूचर के लिए छोड़कर गए थे वही पैसे लियोन लड़कियों पर उड़ा रहा था, स्टाइल मार रहा था। और मैं कबाड़ी से बॉटल्स उठाता था ताकि स्कूल फीस भर सको। हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं कर पाया, मुझे काम पर भेज दिया गया। दिन भर सीमेंट उठाओ, रात को थकान से बिना खाना खाए सो जाओ। और फिर एक दिन वही कंस्ट्रक्शन साइट मेरी कब्र बन गई। उन्होंने बोला था लड़के को जल्दी इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। इंडिपेंडेंट? 10 साल तक मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट उठाता रहा, दिन भर धूल, सीमेंट और गालियां। और एक दिन ओवरवर्क की वजह से मेरी बॉडी ने जवाब दे दिया। मैं सीधा तपते हुए स्टील रॉड्स पर गिरा और फिर कभी नहीं उठा। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। लियू मेरा हाथ पकड़कर फेक कंसर्न दिखाते हुए बोली, डर मत शाओनिंग, अब से मॉम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। उसने मुझे जोर से गले लगा लिया, आंसू और नाक का सब कुछ मेरे फेस पर ट्रांसफर कर दिया। फुल इमोशनल डैमेज पैकेज। लेकिन इस बार मैंने उसकी आंखों में वो चीज देख ली जो पहले नहीं देख पाया था, लालच, बेचैनी, ग्रीड। मैं चुपचाप उसका ड्रामा देख रहा था, न रोया न चिपका, बस ठंडी नजरों से उसकी एक्टिंग ऑब्जर्व करता रहा। तभी पापा के पुराने दोस्त और लॉयर अंकल झाओ आगे आए। उन्होंने गहरी सांस ली और मेरे कंधे पर हाथ रखा। ब्रीफकेस से एक डॉक्यूमेंट निकाला। शाओनिंग, ये तुम्हारे फादर का विल है। उनकी आवाज बहुत हैवी थी। तुम्हारे पापा ने हर पॉसिबिलिटी सोच कर रखी थी। उनकी टोटल एसेट्स 230 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और सब लीगली नोटराइज्ड है। फ्यूनरल हॉल में सब लोग सडनली सीरियस हो गए। 2 ऑप्शंस है। पहला, अगर शाओनिंग अपनी माँ के साथ रहता है तो ये पैसा कॉम्पेंसेशन और चाइल्ड सपोर्ट के नाम पर लियो मैनेज करेगी जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाता। बस ये सुनते ही लियो की सांसें तेज हो गई, आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसे लॉटरी लग गई हो। वो विल को ऐसे घूर रही थी जैसे ऑलरेडी बैलेंस चेक कर रही हो। दूसरा ऑप्शन, अगर शाओनिंग अपनी माँ के साथ नहीं रहता तो पूरा पैसा ट्रस्ट फंड में ट्रांसफर होगा। मैं उसका मैनेजर रहूंगा और जब शाओनिंग बड़ा होगा तब उसे फुल कंट्रोल मिलेगा। लियोन को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो गया। सबकी नजरें मुझ पर टिक गई, एक 10 साल के बच्चे पर। लियोन का चेहरा 1 सेकंड के लिए कंप्लीटली जम गया, जैसे सिस्टम हैंग हो गया हो। फिर तुरंत एक्टिंग मोड ऑन। वो मुझे जोर से गले लगाकर चीखने लगी, अंकल झाओ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ सकती। शाओनिंग मेरी जान है, मेरे जीने की वजह है। बाहर से वो रो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी बाह को इतनी जोर से पिंच कर रही थी कि स्किन लाल हो गई। फिर मेरे कान के पास धीरे से बोली, एक गलत वर्ड बोला ना, जान से मार दूंगी। तू मेरा बेटा है, तेरा पैसा मतलब मेरा पैसा। पिछली जिंदगी में ये वर्ड सुनकर मैं डर गया था। मुझे लगा था माँ मुझे सच में प्यार करती है, लेकिन अब सिर्फ घिना रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दुख से नहीं, एक्साइटमेंट से। 230 करोड़ रुपए, इतना पैसा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसके दिमाग में ऑलरेडी फ्यूचर चल रहा था, अंकल शाओ के साथ लग्जरी लाइफ, शॉपिंग, पार्टीज और मैं साइड कैरेक्टर। धीरे धीरे मैंने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया। फिर मैंने सर उठाया। लॉयर झाओ की शॉक्ड आंखों में देखते हुए मैंने एक वर्ड क्लियर बोला, अंकल झाओ, मैं सेकंड ऑप्शन चूज करता हूँ। मैं 230 करोड़ रुपए चूज करता हूँ। पूरा फ्यूनरल हॉल डेड साइलेंट हो गया। ऐसा सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरती तो आवाज आ जाती। सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उनका ब्रेन रिबूट हो गया हो। और लियोन, उसके चेहरे पर चिपका हुआ दुख का मास्क वहीं फ्रीज हो गया। उसके चेहरे पर चिपका हुआ दुख का मास्क धीरे धीरे टूटने लगा। पहले शॉक, फिर डिसबिलीफ और फिर लियोन जोर से चीखी, निंग, तूने क्या कहा? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि लग रहा था फ्यूनरल हॉल के स्पीकर्स भी फट जाएंगे। मैं बिल्कुल काम था। मैंने उसकी आंखों में देखकर धीरे से दोबारा बोला, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। मेरी आवाज हल्की थी लेकिन हर वर्ड कील की तरह जाके उसके दिल में घुस रहा था। लियोन का कंट्रोल
पूरी तरह उड़ गया। पागल हो गया है क्या तू? बदतमीज, मैं तेरी माँ हूँ। वो एक हिस्टेरिकल आंटी की तरह सीधा मेरी तरफ झपटी और हाथ उठाकर मुझे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। लॉयर जाओ। उनका चेहरा पूरा ठंडा और सख्त था। लियोन, शांत हो जाओ। ये ब्रदर निंग के मेमोरियल के सामने हो रहा है और ये शियाओ निंग का खुद का डिसीजन है। लियोन पागलपन में चिल्लाई, एक छोटा बच्चा क्या डिसीजन लेगा? आपने इसे मैनिपुलेट किया है। लॉयर जाओ ने घिन उसका हाथ झटक दिया। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये ब्रदर निंग की लीगली वैलिड विल है। शियाओ निंग अपना चॉइस कर चुका है। आज से आप उसकी लीगल गार्डियन नहीं रही। ये सुनते ही लियोन एकदम स्टोन बन गई। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उसका बेटा नहीं, उसका दुश्मन हूँ। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और लालच थी। शायद वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसका वो डरपोक और ओबीडियंट बेटा अचानक इतना ठंडा कैसे बन गया। लेकिन मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं धीरे से लॉयर जाओ के पास गया और उनके कपड़ों का कोना पकड़कर पूछा, अंकल जाओ, क्या पापा को पहले से सब पता था? ये सुनते ही उनका बॉडी हल्का सा स्टिफ हो गया। वो नीचे झुककर मेरी आंखों में देखने लगे। काफी देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारे पापा बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे और वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। बस ये वर्ड सुनते ही मेरी आंखें लाल हो गईं। हाँ, पापा इतने स्मार्ट थे तो ऑब्वियसली वो लियोन का असली चेहरा देख चुके थे, लेकिन सिर्फ मेरे लिए वो सब चुपचाप सह रहे थे ताकि मुझे एक कंप्लीट फैमिली मिल सके। और जब उन्हें पता चला कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, तब उन्होंने मेरे लिए ये लास्ट एस्केप रूट तैयार किया। पिछली जिंदगी में मैं कितना बेवकूफ था। मैंने खुद अपने पापा के लास्ट प्रोटेक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करूंगा। मैं 230 करोड़ रुपए चूज कर चुका था। आखिर में रिलेटिव्स लियोन को जबरदस्ती वहां से ले गए। जाते वक्त उसने जो जहरीली नजर मुझे दी, वो मैंने दिल में हमेशा के लिए याद रख ली। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिस सेकंड मैंने अपना चॉइस बोला, उसी सेकंड हमारा माँ बेटा का रिश्ता खत्म हो गया। अब सिर्फ नफरत बची थी। उसके बाद लॉयर जाओ मेरे गार्डियन बन गए। वो एक ऑनेस्ट और रिलायबल इंसान थे। पापा के फ्यूनरल के बाद वो मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने एक लंबी इन्वेस्टमेंट लिस्ट मेरे सामने रखी। ये सब प्रोजेक्ट्स हैं जो तुम्हारे पापा और मैंने मिलकर प्लान किए थे, लेकिन मैंने बिना देखे सीधा लास्ट पेज खोल दिया। फिर मैंने सीधा बोला, अंकल जाओ, पहले वाले सारे प्रोजेक्ट्स बेच दीजिए। लॉयर जाओ मेरी बात सुनकर थोड़ा शॉक हो गए। उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिस्ट पर उंगली से कुछ छोटे और अननोन कंपनी नेम्स पर टैप किया। सारा पैसा इन कंपनीज में डालना है? उन्होंने कंफ्यूजन से पूछा, बाकी प्रोजेक्ट्स का क्या? और ये कंपनीज कौन सी हैं? मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। सियाओ निंग, इन्वेस्टिंग कोई मजाक नहीं होता। मैं शांत आवाज में बोला, अंकल साओ, क्या आप मेरे पापा पर ट्रस्ट करते थे? वो एक सेकंड के लिए रुक गए, फिर बिना हेजिटेशन के बोले, ऑफ कोर्स। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, तो इस बार मुझ पर भी ट्रस्ट कीजिए। पापा ने ये सब मुझे सपने में बताया। हाँ, एक्सक्यूज थोड़ा क्रिंज था, लेकिन और ऑप्शन भी क्या था? लेकिन पता नहीं क्यों लॉयर जाओ ने मेरी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो एक नॉर्मल 10 साल के बच्चे में नहीं होता। वो धीरे से सर हिलाकर मान गए। उन्हें नहीं पता था जिन कंपनीज पर मैंने उंगली रखी थी वही इस साल दुनिया को हिला देने वाली थी। आज वो अननोन स्टार्टअप्स थे, कल बिजनेस एम्पायर्स बनने वाले थे और मैं उन सब का हिडन शेयर होल्डर बनने वाला था। सब अरेंजमेंट्स के बाद मैंने फाइनली एक नया लाइफ गोल सेट किया, लाइफ फ्लैट। हाँ, बस आराम वाली लाइफ जीनी है। पिछली जिंदगी में मैं काम करते करते मर गया था। इस बार मैं अंकल आंटी टाइप लग्जरी लाइफ जीना चाहता था। मैंने लॉयर जाओ से बोला मुझे बेस्ट प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवा दें। पढ़ाई के लिए नहीं, बस एनवायरनमेंट क्लासी था और कैफेटेरिया का खाना टॉप टियर। मैंने जिम स्टार्ट किया, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए नहीं, बस फ्यूचर में 8 पैक एब्स और वी लाइन अच्छी लगेगी, कपड़े स्टाइलिश फिट होंगे। फिर मैंने चाइना की फेमस क्विजीन सीखना स्टार्ट किया। कुकिंग मेरा हॉबी बन गया। अल्कोहल ब्रूइंग भी सीख ली, अपनी खुद की राइस वाइन तक बनाने लगा। बाद में मैंने बिजनेस का पूरा काम लॉयर जाओ को दे दिया। उन्होंने मेरे लिए एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट टीम बनाई। उस टीम का लीडर था ओल्ड वू, वॉल स्ट्रीट का टॉप लेवल एक्सपर्ट। उससे मैंने ट्रिपल सैलरी देकर हायर किया। मेरी बस एक कंडीशन थी, मुझे डिस्टर्ब मत करना, बिजनेस तुम संभालो और अगर नहीं संभाल पाओ तो बैंकक्रप्ट होने दो। उस वक्त ओल्ड वू मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई रिच स्पॉइल्ड ब्रैट हूं, जैसे पैसा मेरे लिए मोनोपोली गेम हो। लेकिन फिर भी उसने ऑनेस्टली मेरे काम संभाला और उसके बाद मेरी लाइफ एकदम बॉस मोड में चली गई। बॉस, चेयर कंपनी का स्टॉक फिर ट्रिपल हो गया। हमने 5 बिलियन रुपीस कमा लिए। ठीक है, अभी डिस्टर्ब मत करो। मैं बुद्धा जम्प्स द वॉल रेसिपी परफेक्ट कर रहा हूँ। बॉस, अली कंपनी आईपीओ लॉन्च करने वाली है। हमारे शेयर्स की वैल्यू 100 बिलियन रुपीस क्रॉस कर सकती है। हाँ, पहले ये नई राइस वाइन टेस्ट करो। बॉस, जो जमीन आपने कैजुअली खरीदी थी, गवर्नमेंट उस एरिया को न्यू बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने वाली है। प्राइस 100 टाइम्स बढ़ गया। धीरे धीरे ओल्ड वू को मेरी लेजी लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई। वो खुद ही छोटे मोटे बिलियन रुपीस डील्स फिल्टर कर देता था और मैं और ज्यादा आलसी होता गया। मेरे नाम की वेल्थ स्नोबॉल की तरह बढ़ती गई, लेकिन मेरे लिए पैसा बस नंबर्स बन चुका था। मुझे बस ये सोचना होता था कि लाइफ और कंफर्टेबल कैसे बनाई जाए। हाई सोसाइटी बिलियनियर सर्कल्स में मैं एक मिस्ट्री लेजेंड बन गया। किसी को नहीं पता था मैं कौन हूँ। लोग सिर्फ इतना जानते थे, एक मिस्टीरियस मिस्टर निंग है जिसकी वेल्थ किसी छोटे देश के जीडीपी को टक्कर देती है, लेकिन वो खुद कभी सामने नहीं आता। बिल्कुल उस ड्रैगन की तरह जो सिर्फ अपना साया दिखाता है, असली चेहरा नहीं। मैं ऐसे ही मजे वाली लाइफ जी रहा था जब तक मैं 18 साल का नहीं हो गया और फिर एक औरत मेरी पीसफुल लाइफ फ्लैट लाइफ बर्बाद करने आ गई। शाओ वानकिन, मेरी एक्स फियांसे। हमारी एंगेजमेंट बचपन में ही दोनों फैमिलीज के एल्डर्स ने फिक्स कर दी थी। प्योर
और ओल्ड स्कूल रिच फैमिली अरेंजमेंट टाइप। लेकिन पापा के डेथ के बाद निंग फैमिली का डाउनफॉल हो गया था। उसके बाद किसी ने भी इस शादी की बात नहीं की। सबको लगा था निंग फैमिली खत्म हो चुकी है, लेकिन किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि पापा जो इनहेरिटेंस छोड़कर गए थे वो 10 साल में इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बन जाएगा। मैं इंटेंशनली लो प्रोफाइल रहता था, लेकिन निंग फैमिली का कमबैक इतना बड़ा था कि शाओ फैमिली का अटेंशन नेचुरली अट्रैक्ट हो गया। इसलिए मेरे 18th बर्थडे पर ओल्ड मास्टर शाओ खुद अपनी प्रेशियस ग्रैंड डॉटर को लेकर आ गया। बाहर से रीजन था पुराना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना, अंदर से रीजन था भाई ये बंदा तो हिडन बिलियनियर निकला। पहली बार मैंने शाओ वानकिंग को लॉयर जाओ के लिविंग रूम में देखा। व्हाइट स्कर्ट सूट, परफेक्ट मेकअप, हेयर एकदम नीटली टाइड, ब्यूटीफुल बिल्कुल। लेकिन उसके अराउंड इतनी कोल्ड ऑरा थी कि एसी भी इनसिक्योर फील करे। वो एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट सीईओ टाइप विमेन लग रही थी। काम, स्मार्ट, रूथलेस। सुनने में आया था कि 20 साल की एज में ही डबल डॉक्टरेट कंप्लीट कर लिया था। 22 में फैमिली बिजनेस संभाल लिया और बिजनेस वर्ल्ड के एक्सपीरियंस्ड ओल्ड फॉक्सेस भी उससे डील करते वक्त टेंशन में आ जाते थे। उसकी दुनिया में सिर्फ 3 चीजें एग्जिस्ट करती थी, करियर, प्रॉफिट, डेटा, इमोशंस। उसके लिए यूजलेस वीकनेस। प्लीज बैठिए। वो मेरे सामने सोफा पर बैठ गई, लेग्स क्रॉस करके। उसकी नजरें स्कैनर की तरह मुझे हेड टू टो इंस्पेक्ट कर रही थी, फुल जजमेंट मोड। और उस टाइम मेरा लुक जिम से अभी वापस आया था। लूज ट्रैक सूट, बालों में अभी भी स्वेट था। मैं पूरा लेजी मोड में सोफा पर फैला हुआ था और कैजुअली एप्पल खा रहा था। मेरा एटीट्यूड क्लियरली उसे पसंद नहीं आया। उसने हल्का सा आईब्रो रेज किया। मैंने सुना है तुमने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई बहुत टायरिंग होती है। वो थोड़ी देर चुप रही। फिर अब क्या करते हो? मैंने ऑनेस्टली जवाब दिया, वर्कआउट, कुकिंग, वाइन ब्रूइंग और ये रिसर्च करता हूँ कि कंफर्टेबली कैसे लेटना चाहिए। एक सेकंड के लिए रूम साइलेंट हो गया। फिर शाओ वानकिंग के लिप्स पर हल्का सा मॉकिंग स्माइल आया। तो बेसिकली तुम एक यूजलेस रिच प्लेबॉय हो। तुम ऐसा समझ सकती हो। मैंने बस कैजुअली शोल्डर्स उछा दिए, जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शाओ वानकिन ने ठंडी सी हंसी निकाली। उसकी आंखों में जो पहले कंटेम्प्ट था अब और गहरा हो गया। निंग, सीधी बात करते हैं। ये मैरिज अरेंजमेंट बस ग्रैंडपा का एक मजाक था। इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। वो सोफा पर सीधी बैठी और सीईओ मोड में बोली, जो आदमी मुझे मैरी करेगा उसे मेरे इक्वल खड़ा होना होगा। स्ट्रॉन्ग, केपेबल, एम्बिशियस। कोई ऐसा यूजलेस प्लेबॉय नहीं जो बस खाना पीना और मजे करना जानता हो। मैंने इंटरेस्ट से उसकी तरफ देखा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम खुद जाकर अपने ग्रैंडफादर से बात करो और एंगेजमेंट कैंसिल कर दो। उसकी टोन फुल कमांडिंग थी, जैसे ऑलरेडी ऑर्डर पास कर दिया। कॉम्पनसेशन के तौर पर मैं तुम्हें एक अच्छी अमाउंट दे सकती हूँ या हमारी कंपनी में कंफर्टेबल जॉब अरेंज करवा सकती हूँ। बस ये सुनते ही मेरा एप्पल ऑलमोस्ट गले में अटक गया। मुझे पैसा देगी, जॉब देगी? मैडम को शायद आइडिया ही नहीं था कि जिस चाओ ग्रुप पर वो इतना प्राउड फील करती है वो मेरी टोटल एसेट्स का ट्रेलर भी नहीं है। मैं उसके एरोगेंट और ऊपर से देखने वाले एटीट्यूड को देखकर अंदर ही अंदर हंस रहा था। पिछली जिंदगी में तो मेरी औकात भी नहीं थी उससे फेस टू फेस मिलने की, और इस जिंदगी में वो मेरे सामने बैठी थी, चैरिटी टोन में मुझे कॉम्पेंसेशन ऑफर कर रही थी। मैंने एप्पल का लास्ट बाइट खाया, हाथ साफ किया और स्माइल करके बोला, ठीक है। शाओ वानकिन एक सेकंड के लिए स्टन रह गई। उसे शायद एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं इतनी इजीली मान जाऊंगा। उसने फिर अपना कोल्ड एक्सप्रेशन वापस लगाया। क्या कॉम्पेंसेशन चाहिए तुम्हें? मैं धीरे से उठकर उसके पास गया, फिर हल्का सा झुककर उसके कान के पास धीरे से बोला, मुझे ना पैसा चाहिए ना जॉब। वो इंस्टिंक्टिवली पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसका बॉडी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। उसके परफ्यूम की स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस क्लियरली फील हो रही थी। मैंने इतनी धीमी आवाज में बोला कि सिर्फ हम दोनों सुन सके, मैं चाहता हूं तुम खुद जाकर अपने ग्रैंडफादर से बोलो कि तुम मेरे लायक नहीं हो। बस ये सुनते ही शाओ वानकिन की प्यूपिल्स श्रिंक हो गई। उसने शायद अपनी पूरी लाइफ में किसी को इतनी एरोगेंस से उससे बात करते नहीं सुना। वो तुरंत मुझे पुश करके खड़ी हो गई। उसका काम सीईओ फेस गुस्से से लाल हो गया। निंग, ज़रा हद मत पार करो। मैं हल्का सा हंस पड़ा। रिस्पेक्ट मांगा नहीं जाता, अर्न किया जाता है। मैं दोबारा सोफा पर बैठ गया और आराम से लेग्स क्रॉस कर लिए। मिस शाओ, सबसे पहले मुझे नीचा आपने ही दिखाया था, सही कह रहा हूँ ना? वो ऊपर से मुझे कोल्ड नजरों से देखते हुए बोली, तुम जैसे लोग रिच फैमिली में पैदा होने के अलावा और करते ही क्या हो? दिन भर बस ऐश, खाओ पियो और लाइफ बर्बाद करो। तुम और पैरासाइट में डिफरेंस ही क्या है? मैं बिना ऑफेंड हुए हल्का सा हंसा। डिफरेंस ये है, मैं खुश हूँ। मैंने दोनों हाथ फैला दिए। मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीता हूँ। कुछ लोगों की तरह नहीं जो ह्यूमन कम और प्रिसीजन मशीन ज्यादा लगते हैं। खुशी और गुस्से तक को प्रॉफिट लॉस की तरह कैलकुलेट करते रहते हैं। मेरे वर्ड सीधा उसकी वीक पॉइंट पर लगे। उसका फेस हल्का सा पेल पड़ गया। उसने फिस्ट्स टाइटन कर लिए। काफी देर तक रूम में साइलेंस रहा। फिर वो ठंडी आवाज में बोली, हम दोनों की दुनिया अलग है, डिफरेंट पाथ्स, नो कॉमन गोल्स। मैं खुद जाकर एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगी। आज के बाद हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं। ये बोलकर वो बिना पीछे देखे सीधा बाहर चली गई। उसकी बैग देखकर लग रहा था जैसे एक प्राउड व्हाइट स्वॉन हार तो गया हो, लेकिन झुका नहीं। तभी लॉयर झाओ स्टडी रूम से बाहर आए। उनके फेस पर थोड़ी टेंशन थी। शाओनिंग, तुमने थोड़ा इंपल्सिव बिहेव नहीं कर दिया? शाओ फैमिली कैपिटल में काफी पावरफुल है। मैं रिलैक्स टोन में बोला, अंकल झाओ टेंशन मत लीजिए, एंगेजमेंट
एंगेजमेंट तोड़ना तो वैसे भी उसी का डिसीजन था, मैंने थोड़ी उससे भगाया है। वैसे भी जो इंसान अपनी शादी तक का डिसीजन खुद नहीं ले सकता वो ज्यादा दूर नहीं जाता। मैंने उस डायरेक्शन में देखा जहाँ शाओ वांचिन गई थी। मेरी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। पिछली जिंदगी में वो आसमान का चांद थी, मेरी औकात भी नहीं थी उसकी तरफ देखने की। लेकिन इस जिंदगी में मेरे लिए वो बस एक और इंसान थी, एक ऐसी लड़की जो अपनी फैमिली के गोल्डन केज में फंसी हुई थी। और पता नहीं क्यों मुझे ये देखने का एक्साइटमेंट हो रहा था कि जब उसका परफेक्ट वर्ल्ड टूटेगा तब उसके फेस का एक्सप्रेशन कैसा होगा। वो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा। एंगेजमेंट वाला ड्रामा कुछ ही दिनों में शांत हो गया। शाओ वांचिन की अपनी बात सच में रख ली। शाओ फैमिली ने ऑफिशियली एंगेजमेंट कैंसिल अनाउंस कर दिया और मैं तो और ज्यादा खुश हो गया। पीसफुल लेजी लाइफ वापस ऑन। रोज ओल्ड वू का फोन टाइम पर आता, बॉस आज और कितने बिलियन प्रॉफिट हुए, बॉस एक और कंपनी का स्टॉक रॉकेट बन गया। मेरी वेल्थ इतनी बढ़ चुकी थी कि काउंट करना भी बोरिंग लगता था, लेकिन मेरी लाइफस्टाइल बिल्कुल सेम। 200 करोड़ का ओनर होके भी मैं रोज वही चीप ट्रैक सूट पहनता था, ऑर्डिनरी सी कम्यूटर कार चलाता था, जिम और वेजिटेबल मार्केट के बीच ही लाइफ चल रही थी। तब तक जब तक एक दिन मेरी मुलाकात एक एंजल से नहीं हो गई, एक डेजर्ट शॉप के अंदर जो ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी। पुराने शहर की तंग गलियों के बीच छुपी हुई एक छोटी सी दुकान, और वहीं से मेरी लेड बैक जिंदगी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ। शॉप बहुत छोटी थी, पुराने जमाने के एंटीक स्टाइल में डेकोरेटेड। अंदर जाते ही ऐसा फील आ रहा था जैसे टाइम स्लो हो गया। वहाँ मोस्टली वो ट्रेडिशनल चाइनीज डिजर्ट्स मिलते थे जो अब ऑलमोस्ट लोग भूल चुके थे। मैं एक्चुअली बाहर लगे एक हैंड कार्व्ड वुडन साइन की वजह से रुक गया था। उस पर लिखा था टुडेज स्पेशल ऑस्मैंथस फ्लावर स्टीम्ड ग्लूटेनस राइस केक। ये वही डिजर्ट था जो बचपन में पापा मेरे लिए बनाया करते थे। मैंने धीरे से डोर पुश किया। विंड चाइम की हल्की सी स्वीट आवाज पूरी शॉप में गूंज गई। तभी अंदर से एक लड़की बाहर आई, लाइट सायन कलर का सिंपल चियोंगसाम पहने हुए, लंबे बाल कमर तक, फेस पर बिल्कुल मेकअप नहीं और आंखों में हल्का सा इनोसेंट कंफ्यूजन। उसे देखते ही मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। बहुत अजीब फीलिंग थी। वो शियाओ वानकिन की तरह ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल एक साफ चश्मे की तरह थी, सिंपल, प्योर, पीसफुल। सिर्फ उसे देखकर ही मन शांत हो जाता था। मैंने हल्की सी भारी आवाज में पूछा, ऑस्मैंथस शुगर स्टीम चेस्टनट केक अभी भी मिलता है? वो एक सेकंड के लिए सरप्राइज हुई, फिर उसके फेस पर एक जेंटल स्माइल आ गई, बिल्कुल स्प्रिंग ब्रीज जैसी। हाँ मिलता है, प्लीज बैठ जाइए, मैं अभी लेकर आती हूँ। उसकी आवाज भी उतनी सॉफ्ट और सूदिंग थी। मैं विंडो के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो एक प्लेट लेकर आई। उसने डिजर्ट्स मेरे सामने रखे, छोटे प्लम ब्लॉसम शेप के चेस्टनट केक्स, ऊपर क्रिस्टल क्लियर ऑस्मैंथस सिरप। मीठी खुशबू सीधा बचपन की मेमोरीज ट्रिगर कर रही थी। मैंने एक पीस उठाया और टेस्ट किया, और उसी सेकंड मैं फ्रीज हो गया। यही टेस्ट था, बिल्कुल वही जो पापा बनाया करते थे। दिल के अंदर एक वार्म फीलिंग फ्लड की तरह फैल गई। मेरी आंखें हल्का सा मॉइस्ट हो गई। वो लड़की सामने बैठकर एक्साइटमेंट से पूछने लगी, कैसा है, अच्छा लगा? मैंने ऑनेस्टली कहा, बिल्कुल मेरे पापा जैसा टेस्ट है। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। सच? ये रेसिपी मेरी ग्रैंडमदर की थी। वो कहती थी आजकल बहुत कम लोग ये डिजर्ट बनाना जानते हैं। मैंने स्माइल करके कहा, तुम्हारी ग्रैंडमदर अमेजिंग रही होंगी। वो थोड़ा प्राउडली सीधी बैठी और बोली, हाँ वैसे मेरा नाम शेन यूचू है, ये शॉप मेरी है। और आप? मैंने हल्का सा मुस्कुराया। निंगे। पता ही नहीं चला कब हम दोनों स्ट्रेंजर्स से ओल्ड फ्रेंड्स की तरह बातें करने लगे। उससे बात करके एक अजीब कंफर्ट फील हो रहा था। तब मुझे पता चला कि उसका फैमिली जनरेशन से कुलिनरी ट्रेडिशन फॉलो करता आ रहा था। उसके एंसेस्टर्स इंपीरियल शेफ्स थे। बचपन से वो ट्रेडिशनल रेसिपीज और क्राफ्ट्स के बीच बड़ी हुई थी। उसे कॉर्पोरेट 9 to 5 लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने खुद ये छोटी सी डेजर्ट शॉप खोली, सिर्फ एक रीजन के लिए, ताकि ये पुराने ब्यूटीफुल फ्लेवर्स दुनिया से गायब ना हो जाए। उसकी वैल्यूज सरप्राइजिंगली मेरी वैल्यूज से बहुत मिलती थी। हम दोनों को स्लो पेस्ड लाइफ पसंद थी। ट्रेडिशनल कल्चर के लिए एक ऑलमोस्ट जिद्दी लेवल का प्यार था हम दोनों में। उस दिन मैं उस छोटी सी डेजर्ट शॉप में उसके साथ बहुत देर तक बैठा रहा। पर्दे के बीच से धूप अंदर आ रही थी और उसके ऊपर गिरकर उसके अराउंड एक सॉफ्ट गोल्डन ग्लो बना रही थी। मैं उसकी चमकती हुई आंखों को देख रहा था जब वो एक्साइटेड होकर बात करती थी, और कभी कभी बिना नोटिस किए जो क्यूट सी स्माइल उसके फेस पर आ जाती थी। पता नहीं क्यों दिल के अंदर जो खाली जगह थी वो धीरे धीरे भरने लगी। ऐसा लगा जैसे रीबर्थ के बाद जो दिल ठंडा और सख्त हो गया था वो फिर से नॉर्मल होना स्टार्ट कर रहा हो। उसके बाद मैं रोज उस शॉप में जाने लगा, कभी उसका नया डिजर्ट ट्राई करने, कभी उसके हाथ की चाय पीने, और कई बार बस चुपचाप उसे काम करते देखने। वो शॉप में अकेले ही सब संभालती थी। इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करना, डिजर्ट्स बनाना, कस्टमर्स हैंडल करना, क्लीनिंग तक सब कुछ वो खुद करती थी। लेकिन उसके फेस पर कभी कंप्लेंट नहीं होती थी, बस एक पीसफुल सी स्माइल। धीरे धीरे मैंने भी उसकी हेल्प करनी स्टार्ट कर दी। पहले डिशेस वॉश किए, फिर वेजिटेबल्स सॉर्ट किए, और बाद में तो उसने मुझे किचन के अंदर भी अलाउ कर दिया ताकि मैं उसे डिजर्ट्स बनाते हुए देख सकूं। उसका किचन छोटा था लेकिन परफेक्टली नीट, हर यूटेंसिल अपनी जगह पर। वो जब काम करती थी ना तो बिल्कुल किसी आर्टिस्ट की तरह लगती थी। उसके स्लिम फिंगर्स ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स को इतने ब्यूटीफुल डिजर्ट्स में चेंज कर देते थे कि देखना ही सैटिस्फाइंग लगता था। एक बार मैं उसके लिए फ्लावर का हैवी बैग उठा रहा था। जिम से सीधा आया था तो सिर्फ टाइट वर्कआउट टैंक टॉप पहना हुआ था। शेन
यूचू पीछे खड़ी मुझे देख रही थी। मेरे मसल्स स्ट्रेन हो रहे थे वेट उठाते वक्त। उसके चीक्स हल्का सा लेड हो गए। निंग, ये तुम्हारी बॉडी काफी अच्छी है। मैंने फ्लावर बैग नीचे रखा और मजाक में चेस्ट थोड़ा पफ करके बोला, सच? वो नॉर्मली शर्मा कर भाग जाती। मुझे लगा था ऐसा ही होगा, लेकिन इस बार वो क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ी। उसकी फिंगर टिप्स थोड़ी ठंडी थी और उनमें स्वीट राइस फ्लावर की हल्की सी खुशबू थी। उसने लाइटली मेरी एब्स को टच किया, फिर सरप्राइज होकर आंखें बड़ी कर ली। वाह, जैसे किसी बच्चे ने न्यू डिस्कवरी कर ली हो। मेरा पूरा बॉडी एक सेकंड के लिए स्टिफ हो गया। मैंने 2 जिंदगियां जी ली थी, लेकिन पहली बार किसी लड़की ने मुझे इतने कैजुअली टीज किया था। उसकी इनोसेंट क्यूरियोसिटी देखकर मुझे समझ ही नहीं आया हंसूं या ऑकवर्ड फील करूं। मैंने जेंटली उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत सॉफ्ट था, बिल्कुल कॉटन जैसा। मैंने हल्की सी आवाज में उसके कान के पास कुछ कहा। बस उसी सेकंड उसका फेस एकदम लाल हो गया, बिल्कुल राइप एप्पल जैसा। वो जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हटी और बिना मेरी तरफ देखे सीधा किचन से भाग गई। उसकी भागने वाली क्यूट सी बैग देखकर मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। ये लड़की सच में बहुत एडोरेबल थी। धीरे धीरे हम दोनों की क्लोजनेस नेचुरली बढ़ने लगी। हमारे पास बात करने के एंडलेस टॉपिक्स होते थे। फूड, वाइन ब्रूइंग, ट्रेडिशनल ओपरा, गुचन म्यूजिक, ओल्ड पेंटिंग्स। जितना मैं उसे जान रहा था उतना ही लग रहा था वो किसी हिडन ट्रेजर की तरह है। हर बार कुछ नया सरप्राइज कर देती थी। वो गुचन प्ले कर सकती थी, इंक वॉश पेंटिंग्स बना सकती थी, खुद का ट्रेडिशनल रूज तक बनाती थी। कभी कभी तो जेन्युइनली लगता था जैसे वो किसी एंशिएंट एरा से टाइम ट्रैवल करके आई हो। उसके अंदर एक नेचुरल क्लासिकल चार्म था और पता ही नहीं चला कब मुझे उससे रोज देखने की आदत पड़ गई। उसकी स्माइल, उसका मुझे टीज करना, उसकी वो छोटी छोटी अनकॉन्शियस हैबिट्स, सब कुछ। कभी कभी मैं सीरियसली सोचने लगा था अगर फ्यूचर में रोज उसके साथ ऐसी ही लाइफ गुजरे तो शायद वो बुरी नहीं होगी। मैंने उसकी डिजर्ट शॉप का एक स्पेशल नाम भी रख दिया, माय जेड किचन, और उसने मुझे निकनेम दिया लाइंग डाउन लैंडलॉर्ड। उसका कहना था भी मैं दिन भर कुछ नहीं करता, बस शॉप में आता हूँ, फ्री डिजर्ट्स खाता हूँ और ओनर वाली वाइब देता हूँ। हम दोनों के बीच बस एक पतली सी इनविजिबल वॉल बची हुई थी, एक ऐसी लेयर जो कभी भी टूट सकती थी। और फिर एक दिन वो लेयर सच में टूट गई। उस दिन एक रिच स्पॉइल्ड ब्रैट स्पोर्ट्स कार लेकर शॉप के बाहर आया। उसने शेन यूची को देखते ही इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। उसकी बातें चीप और इरिटेटिंग थी। पहले उसने पूरा शॉप बाय करने की बात की, फिर डायरेक्टली बोला कि शेन यूचू उसके साथ चले। ऑब्वियसली उसने मना कर दिया। बस फिर क्या, वो ह्यूमिलिएशन हैंडल नहीं कर पाया और शॉप में हंगामा करने लगा। टेबल्स गिरा दिए, डेकोरेशंस तोड़ दिए, काफी चीजें स्मैश कर दी। उस वक्त मैं बैक किचन में नया रेसिपी टेस्ट कर रहा था। बाहर का शोर सुनते ही तुरंत भाग कर आया और जो सीन देखा, पूरा शॉप मेस बना हुआ था और शेन यूचू का फेस डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उस मोमेंट मेरे अंदर इतना गुस्सा उठा कि मैं खुद सरप्राइज हो गया। 2 जिंदगियों में शायद मैं कभी इतना एंग्री नहीं हुआ था। मैं सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उस रिच ब्रैट को कोल्ड आइस से देखा। बाहर निकल, वो एरोगेंट हंसी के साथ बोला, तू कौन होता है बे, मेरे काम में इंटरफेयर करेगा। उसने उंगली मेरे फेस की तरफ पॉइंट की। मैं कुछ नहीं बोला, बस फोन निकाला और ओल्ड वू को कॉल किया। ओल्ड वू, एक नंबर प्लेट चेक करो, 5 मिनट के अंदर इस बंदे और इसकी फैमिली की कंपनी कैपिटल से गायब चाहिए। रिच ब्रैट पहले एक सेकंड के लिए स्टन्ड हुआ, फिर जोर जोर से हंसने लगा। भाई साहब, डरा ही दिया तुमने तो। मूवी चल रही है क्या? वो रिच ब्रैट जोर जोर से हंसने लगा। 5 मिनट में मेरी फैमिली को खत्म कर देगा। पता भी है मेरा बाप कौन है। मैं बस उसे शांत नजरों से देख रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी डेड मैन को देखते हैं। 3 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुए थे, उसका फोन बज गया। उसने कैजुअली कॉल रिसीव किया, लेकिन अगले ही सेकंड उसके फेस की सारी एरोगेंस गायब होगी। क्या आप क्या बोल रहे हो? कंपनी अकाउंट्स फ्रीज हो गए, सारे कोलैबोरेशंस कैंसिल। इम्पॉसिबल, हमने किसको ऑफेंड कर दिया? उसकी आवाज डर से कांप रही थी और फिर धड़ से घुटनों पर गिर गया। फोन उसके हाथ से स्लिप होकर फ्लोर पर गिर गया। वो सिर्फ मुझे देख रहा था, जैसे कोई इंसान नहीं, मॉन्स्टर देख लिया हो। उसके लिप्स कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैं कामली बोला, अब निकल सकता है। वो लिटरली क्रॉल करता हुआ बाहर भागा, अपनी फ्लैशी स्पोर्ट्स कार तक भूल गया। शॉप फिर से साइलेंट हो गई। शेन यूचू चुपचाप मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में शॉक था और साथ ही एक स्ट्रेंज एडमिरेशन भी। तुम मैं धीरे से उसके पास गया। उसके फेस पर जो आंसुओं के मार्क्स थे उन्हें सॉफ्टली वाइप किया। डर मत, मैं हूं ना। ये बोलकर मैंने उसके रिएक्शन का वेट भी नहीं किया। मैं हल्का सा झुका और उसके लिप्स पर किस कर दिया। उसके लिप्स वैसे ही सॉफ्ट थे जैसे मैंने इमेजिन किया था और उनमें ऑस्मेंथिस कैंडी की हल्की सी स्वीटनेस थी। पहले वो बिल्कुल स्टिफ हो गई, जैसे कोई डरा हुआ छोटा डियर, फिर धीरे धीरे रिलैक्स हुई और ऑकवर्डली रिस्पॉन्स देने लगी। किस बहुत लाइट था, बस एक छोटा सा मोमेंट, लेकिन मेरे लिए वो मोमेंट सीधा दिल के अंदर करंट की तरह लगा। काफी देर बाद मैंने उसे स्लोली छोड़ा। उसका फेस पूरा रेड हो चुका था। वो शर्म से मेरी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। मैंने जेंटली उसका फेस होल्ड किया और उसकी आंखों में देखते हुए सीरियस टोन में पूछा, शेन यूचू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसने अपना लोअर लिप बाइट किया। उसकी आईलैशेस बटरफ्लाई विंग्स की तरह हल्की हल्की मूव कर रही थी।
काफी देर बाद बहुत धीमी आवाज में वो बोली, हाँ। बस उस एक वर्ड ने मेरा दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक कर दिया। मैं इडियट की तरह स्माइल करने लगा। मैंने उसे टाइटली हग कर लिया। उस मोमेंट मुझे जेन्युइनली लगा जैसे पूरी दुनिया मिल गई हो। 2 जिंदगियां जीने के बाद पहली बार मुझे समझ आया था कि हार्ट रेस करना क्या होता है, खुशी क्या होती है। वो मेरी चेस्ट में फेस छुपाकर धीरे से बोली, तुम अभी बहुत स्केरी लग रहे थे, मैंने तुम्हें डरा दिया। उसने हल्की सी नोट की। एक फोन कॉल में कंपनी बंद करा दी। निंग, ये तुम एक्चुअली हो कौन? मैंने उसकी क्लियर इनोसेंट आईज को देखकर समझ गया। अब उसे सच छुपाना मुश्किल था। मैंने उसकी नोज लाइटली फ्लिक की और हंसा। मैंने पहले ही बोला था, मैं बस एक लेड बैक लैंडलॉर्ड हूँ, बस मेरी जमीनें थोड़ी ज्यादा है। उसके बाद मैंने उसे अपनी स्टोरी का कुछ पार्ट बताया, पापा की इनहेरिटेंस, बिजनेस एम्पायर, सब कुछ। बस एक सीक्रेट छुपा लिया, रीबर्थ वाला।